नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक की। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के सहायक निकायों के निर्वाचनों में जीत दर्ज की है। भारत ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, कार्यक्रम और समन्वय समिति और जनसंख्या एवं विकास आयोग प्रत्येक में एक एक सीट पर विजय प्राप्त की है। इन निकायों में भारत का कार्यकाल वर्ष 2021 से शुरू होगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के कार्यकाल की शुरुआत भी वर्ष 2021 से होगी। इकोसॉक सतत विकास के 3 आयामों को विस्तार देने पर केंद्रित है, यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। ये वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य संगठनों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। आइए अब उन निकायों के बारे में जानते हैं जिनमें भारत ने ये जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी CSW की। इसे वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। CSW विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। ये महिला अधिकारों को प्रोत्साहित करने और संपूर्ण विश्व में महिलाओं के जीवन की वास्तविकता का दस्तावेजीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर वैश्विक मानकों को आकार प्रदान करने में सहायक है। अगला निकाय है कार्यक्रम एवं समन्वय समिति यानी CPC। ये समिति नियोजन, कार्यक्रम निर्धारण और समन्वय के लिए इकोसॉक और संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख सहायक निकाय है। CPC महासचिव के कार्यक्रम की पूर्ण रूप से जांच करती है। अंतर सरकारी संगठनों और सम्मेलनों द्वारा अपनाए गए या महासचिव द्वारा सुझाए गए निर्णयों से व्युत्पन्न कार्यक्रमों में परिवर्तनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। अगली संस्था है जनसंख्या एवं विकास आयोग यानी CPD। ये आयोग जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्रवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में इकोसॉक की सहायता करता है। ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन भी करता है। अगली खबर स्टार्टअप से जुड़ी है। संसदीय पैनल ने स्टार्टअप्स के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एक संसदीय पैनल ने महामारी की अवधि के दौरान निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कर प्रोत्साहनों के अलावा स्टार्टअप्स में निवेश के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर यानी LTCG को समाप्त करने की अनुशंसा की है। दरअसल LTCG कर किसी संपत्ति से उत्पन्न लाभ पर अधिरोपित किया जाता है, जो कि एक दीर्घावधि लाभ होता है। कोविड-19 महामारी के कारण मांग संकुचित हो गई है और साथ ही इसने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है और निवेश को भी अवरुद्ध किया है। इसलिए संसदीय पैनल ने LTCG को समाप्त करने की अनुशंसा की है। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि भारत में किसी भी इकाई को स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे किन शर्तों को पूर्ण करना होगा। इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि उस इकाई को भारत में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित होना चाहिए या एक साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये निगमन तिथि से 10 वर्ष पहले का होना चाहिए। कंपनी का टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। कंपनी को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं का नवाचार, विकास, मापनीयता, नौकरी का सृजन और संपदा निर्माण में संलग्न होना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं स्टार्टअप्स को क्या छूट दी गई है। स्टार्टअप व्यवसाय से प्राप्त लाभ पर पूर्ण कर राहत के लिए पात्र होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निधियों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश करने पर LTCG कर से छूट प्राप्त होती है। अगली खबर उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने एक टीवी कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये टीवी कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में मुस्लिम समुदाय के सदस्य के प्रवेश के संबंध में सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का तिरस्कार करना है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कई टिप्पणियां की हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर चैनल TRP के लिए संचालित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि वह सेंसरशिप का सुझाव नहीं दे रहा है, बल्कि एक प्रकार के विनियमन की संस्तुति कर रहा है। विजुअल मीडिया कॉर्पोरेट में स्वामित्व, हिस्सेदारी के प्रतिरूप और राजस्व प्रवाह में पारदर्शिता की आवश्यकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विजुअल मीडिया कॉर्पोरेट में स्वामित्व, हिस्सेदारी के प्रतिरूप और राजस्व प्रवाह में पारदर्शिता की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और साथ ही ये किसी भी तरीके से नागरिकों की स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है। उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक निर्मित करने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार करेगा। आइए भारत में मीडिया के विनियमन के बारे में जानते हैं। भारत में प्रेस की निगरानी भारतीय प्रेस परिषद द्वारा, सिनेमा की निगरानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC द्वारा की जाती है। इसके साथ ही विज्ञापन की निगरानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI द्वारा और टीवी पर प्रसारित सामग्री की निगरानी केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत की जाती है। अगली खबर दक्षिण पूर्व एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के बदलते संबंधों पर आधारित है। अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मेकांग राष्ट्रों के साथ साझेदारी की है। मेकांग भागीदार देशों यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम तथा अमेरिका ने परस्पर सहयोग के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में मेकांग अमेरिका साझेदारी का शुभारंभ किया है। ये इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष 2009 की लोअर मेकांग पहल पर आधारित है। दरअसल इस साझेदारी का नाम मेकांग नदी पर रखा गया है, जो तिब्बत से उद्गमित होती है और चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होते हुए दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। ये साझेदारी सहयोग के संभावित क्षेत्रों का विस्तार करती है, जिसमें आर्थिक संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, मानव पूंजी विकास, सीमा पारीय जल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि शामिल है। इसमें क्षेत्रीय अभिशासन को सुदृढ़ करना, भारत और बांग्लादेश के साथ पूर्व पश्चिम परिवहन संपर्क को विकसित करना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी शामिल है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए स्वविनियमन निकाय की अनुशंसा की है। क्लाउड सेवा प्रदाता यानी CSP ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्लाउड आधारित नेटवर्क सेवाओं, बुनियादी ढांचे या व्यावसायिक अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करती हैं। इन क्लाउड सेवाओं को एक डेटा सेंटर के माध्यम से संचालित किया जाता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करके कंपनी या व्यक्ति इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में कई क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसे अमेजन वेब सीरीज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आदि द्वारा क्लाउड सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। ट्राई ने सुझाव दिया है कि उद्योग में प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर और लेखा परीक्षण दायित्वों के निर्वहन, आचार संहिता की निगरानी और पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए एक स्वशासी निकाय का गठन किया जाना चाहिए। भारत में स्वतंत्र रूप से कार्यशील डेटा सेंटर फर्मों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उभरने से डेटा में हुई अधिक वृद्धि के कारण इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। आइए अब जानते हैं ट्राई की क्या क्या अनुशंसाएं हैं। ट्राई ने क्लाउड सेवा उद्योग के विनियमन के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से एक साधारण नियामक ढांचा निर्मित करने का सुझाव दिया है। इसके तहत पहले चरण में क्लाउड सेवा प्रदाताओं का नामांकन किया जाना चाहिए। व्यापक नियमों, संगठनात्मक संरचना और चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन किया जाना चाहिए। तीसरी और अंतिम प्रक्रिया के तहत कार्यभार ग्रहण करने के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना चाहिए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उन क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ टेलीग्राफ से संबंधित अवसंरचना और प्लेटफॉर्मों को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उनको जो इस उद्योग निकाय का सदस्य नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब्राहम समझौते के अनुसार UAE और बहरीन द्वारा इजराइल में दूतावास स्थापित करके राजनयिक वार्ताओं और पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ये भागीदार देश समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। आपको बता दें कि UAE के बाद बहरीन इजराइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला दूसरा खाड़ी देश बन गया है। खाड़ी देश वे 7 अरब राज्य हैं जो फारस की खाड़ी के तट पर अवस्थित हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन। वर्ष 2001 में चीन के शंघाई में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ये पूर्ववर्ती शंघाई 5 मैकेनिज्म का परिवर्तित रूप है। आइए अब आपको बताते हैं SCO के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। SCO सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर विश्वास और पड़ोसी संबंधों को मजबूत करता है, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखता है और राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान आदि में सहयोग करता है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है।
इसके सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे। इसके अलावा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। यूएपीए एक आतंकवाद रोधी कानून है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी तरीके से रोकथाम करना और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। इसे पहली बार वर्ष 1967 में अलगाववादी संगठनों को लक्षित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। अधिनियम को अंतिम रूप से वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। जैसे इसके अंतर्गत सरकार अब कुछ आधारों पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है, जबकि इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी नामित किया जा सकता था। मामलों की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के अधिकारी, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। संसद द्वारा वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से वायुयान अधिनियम 1934 में संशोधन किए गए हैं, जो नागरिक विमानों के निर्माण, उपयोग, बिक्री और लाइसेंस को नियंत्रित करता है। इसमें पहले से मौजूद 3 निकायों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA, जिसे निरीक्षण और विनियामक दायित्व प्रदान किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा कार्यालय को सुरक्षा से संबंधित विनियामक निरीक्षण कार्य करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं से संबंधित जांच के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। ये DGCA को एयरलाइंस, विमान पत्तनों और अन्य विमानन संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना NCRMP नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। NCRMP का मुख्य उद्देश्य भारत के तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और स्थानीय समुदायों के क्षमतावर्धन आदि के माध्यम से सुभेद्यताओं को कम करना है। NCRMP द्वारा सुभेद्यता के भिन्न भिन्न स्तरों वाले 13 चक्रवात प्रवण राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की पहचान की गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर किया जा रहा है। खाराई ऊंट। ये केवल गुजरात के कच्छ में पाए जाने वाले ऊंट की एक विशिष्ट नस्ल है। ये ऊंट शुष्क भूमि और समुद्र जल दोनों आधारों पर जीवित रह सकते हैं। ये ऊंट समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं और लवणीय पादप और मैंग्रोव इनके भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। कच्छ के शुष्क तटीय क्षेत्र इनके चरवाहों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थलों में से एक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्ष 2015 में खाराई ऊंट को एक भिन्न नस्ल वाले ऊंट के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।